नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने गोचर में नंदा गौरा महोत्सव में की शिरकत। इससे पहले किया रोड शो, उमड़े लोग, फूलों से किया स्वागत। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने महेंद्र भट्ट ने दाखिल किया राज्यसभा के लिए नामांकन। बलूनी का अप्रैल में समाप्त होगा कार्यकाल। भट्ट पहली बार जाएंगे राज्यसभा। चंपावत में प्रेम प्रसंग के चलते चाकू मारकर की युवक की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। एक घायल का उपचार जारी। किसान आंदोलन को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर। इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र भी एक्टिव। पुलिस मुख्यालय से एक एक गतिविधि पर रखी जा रही है पूरी निगरानी। और बद्रीनाथ धाम मंदिर में कपाट खुलने की तारीख का ऐलान। यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। सीएम धामी ने कहा, व्यवस्थाओं को लेकर सरकार कर रही हर पहलू पर काम। विस्तार से। उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राजधानी देहरादून स्थित राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर कहा कि एक तरफ उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, तो वहीं सरकार ने शराब पर लगने वाले प्लास्टिक के 0.036 माइक्रोमीटर वाले 150 करोड़ होलोग्राम के टेंडर जारी किए हैं। एक तरफ सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर रही है, तो दूसरी तरफ इस तरह का टेंडर अब करके अपने ही आदेश का उल्लंघन कर रही है। दिए थे लाल किला की प्राचीर से, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। आपने एक टेंडर किया है जिसमें 150 करोड़ प्लास्टिक होलोग्राम्स अब दारू की बोतलों में लगाए जाएंगे, जो हमारे पर्यावरण का नुकसान करेंगे। और पीएमओ के कहने के बावजूद भी आप उसका उत्तर सही से नहीं दे रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की बू आती है। उसके विषय में हम लोगों ने बात की है। 36 माइक्रोन के होलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक के लगने वाले हैं, जो निश्चित ही निंदनीय है और उत्तराखंड के पर्यावरण को खराब करने वाला है। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने को लेकर प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं उसी के तहत उच्च अधिकारियों द्वारा सरकारी कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के साथ भी लगातार बैठक की जा रही है। उसी क्रम में आज उधम सिंह नगर के जसपुर में उपजिलाधिकारी कार्यालय में उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल द्वारा अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई, जिसमें बूथ स्थलों को लेकर बातचीत की गई। इसके साथ ही इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया। वहीं उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। जैसे कुछ बूथ्स पे एक बूथ का नाम चेंज हुआ था और एक बूथ के लिए प्रस्ताव आया था कि उसको चेंज किया जाना है, तो उसमें उसके बारे में उनसे चर्चा की गई और एक बूथ पे ये सहमति बनी कि जहाँ पे है वहीं पे रखा जाए। और उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी से आख्या भी ली है। और कुछ गांव वालों का कहना था कि उसमें वो कुछ कमी है, उसको चेंज किया जाए। लेकिन हमने फिर पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट ले ली है और राजनीतिक दलों से भी विचार विमर्श कर लिया है। तो सभी राजनीतिक दलों का ये मानना है कि जहाँ पे पहले बूथ है वहाँ पे इलेक्शन हो सकता है और उसके लिए हमारे पास पीडब्ल्यूडी की व्याख्या भी प्राप्त होगी कि वो संतोषजनक है। तो हम लोग ये तय हुआ कि बूथ वहीं पर रहेगा और एक बूथ का थोड़ा सा नाम चेंज हुआ था, वो उन राजनीतिक दलों को बताया गया। इसके अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया कि आने वाले चुनाव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाएं लोगों से। हरिद्वार में सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड और एमटेक इंडिया संयुक्त रूप में 3 दिवसीय हरिद्वार फार्मा एंड लैब एक्सपो का आयोजन करेगा। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में बाहर के उद्योग निवेशकों को आमंत्रित करना है। प्रदर्शनी में प्रदेश के फार्मा और कॉस्मेटिक आयुष उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड और एमटेक इंडिया ने रोशनाबाद में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी।
हरिद्वार में सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड और एमटेक इंडिया संयुक्त रूप में 3 दिवसीय हरिद्वार फार्मा एंड लैब एक्सपो का आयोजन करेगा। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में बाहर के उद्योग निवेशकों को आमंत्रित करना है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में तकरीबन 130 उद्योग शिरकत करेंगे। प्रदर्शनी का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक विकास भवन रोशनाबाद के सामने मैदान में किया जाएगा। आपको बता दें कि फार्मा उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी हर साल आयोजित की जाती है। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के फार्मा और कॉस्मेटिक आयुष उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में बाहर के उद्योगों के निवेश को आमंत्रित करना है। ये कार्यक्रम जो है पिछले 2 वर्ष भी हुआ था, अब की बार तीसरी बार हो रहा है ये, और पिछले दोनों वर्ष की अपेक्षा अब की बार ये एग्जीबिशन जो है और इसको विशाल रूप दिया गया है। लगभग 150 के आसपास जो है इसमें स्टॉल बुक किए गए हैं। 3 दिन का ये रहेगा, 16, 17, 18 को। पूरे अपने भारत से और विदेशों से भी इसमें जो है विजिटर्स लोग आ रहे हैं। मेनली फार्मा, आयुष और लैब का ये एक्सपो है। यहाँ पर इससे संबंधित सभी मशीनरी, उनके मटेरियल्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी क्वालिटी, इन सब चीज़ों के लिए जो है, और इसमें आसपास के मेडिकल कॉलेजेस और फार्मा कॉलेजेस के बच्चे और उनसे जुड़े हुए सभी फैक्ट्रियों के लोग, जो फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पर विजिट करेंगे। जनरली पब्लिक को यहाँ तक भी ज्ञान नहीं है कि हम लोग पूरे इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का करीब 22% हरिद्वार में दवाइयाँ बनाते हैं। तो बेसिक पर्पज इस एक्सपो का ये है कि हम अपनी हैसियत है फार्मा इंडस्ट्री की पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे उसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि क्या लेवल की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किस लेवल का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है दवाइयाँ बनाने का, और वर्ल्ड क्लास मेडिसिन हरिद्वार में उत्पादित हो रही है और वो बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। यही सब नॉलेज देना आम पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए और बाकी इंडस्ट्री के बंधुओं को और इन्वॉल्व करने के लिए सारा आयोजन किया गया है। फार्मा का प्रोडक्शन 22 से 25% फार्मा और इसका कॉस्मेटिक का हमारा बहुत बड़ा योगदान है, और उसको प्रमोट करने के लिए हम ये एग्जीबिशन तीसरी बार लगा रहे हैं। इसमें नेशनली इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ वाले भी आ रहे हैं, और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करेंगे, और जो नए एंटरप्रेनर हैं उनको एंटरप्रेनर को भी ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके की नई टेक्नोलॉजी है और हम कैसे प्रोडक्शन में आए, हम भी इंडस्ट्री लगाएं, उसका भी मैसेज देना है। में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर छात्रा पर प्राणघातक हमला करने के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर अपने सख्त इरादे जता दिए। आपको बता दें कि 3 दिन पहले मोहल्ला खालसा निवासी फरदीन पुत्र रिजवान ने कोचिंग सेंटर जा रही एक छात्रा पर पाटल से प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया था। घायल छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा के खिलाफ केस दर्ज कर सिर्फ 8 घंटे के भीतर आरोपी फरदीन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मुख्य आरोपी के भाई को भी पुलिस ने दबोच लिया। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त था और उन्होंने आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की थी। जसपुर में उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद जनपद भर में नशे की रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और लगातार नशा कारोबारियों और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली अंतर्गत मुस्लिम फंड के पास लगभग 23 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जनपद में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभियान के तहत कल शाम को 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। एक का नाम है इसमें तालिब और दूसरे का नाम है सुनील। ये नत्था सिंह मोहल्ला जसपुर के रहने वाले हैं। हाँ, इनका पुराना भी आपराधिक इतिहास है और इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें तालिब के पास से मिली 12.90 ग्राम और दूसरे के पास से मिली सुनील के पास से 10.90 ग्राम। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लंढोरा निवासी शोएब बीती रात लगभग 9:30 बजे रुड़की के इमली रोड पर अपने एक परिचित के पास जैकेट लेने आया था। तभी अचानक से 3 युवक मोटरसाइकिल पर आए और शोएब को जबरदस्ती बाइक पर बिठाने लगे। शोएब के शोर मचाने पर भीड़ जमा हो गई। तभी तीनों युवक शोएब को छोड़कर भाग निकले, जिसकी शिकायत शोएब के परिजनों द्वारा पुलिस से की गई। वहीं सारी घटना पास ही लगे कैमरा में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक बीते 5 दिन पहले लंढोरा में शोएब का किसी बात को लेकर इनमें से 2 युवकों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। ये इमली रोड रुड़की के पास है। मैं अपनी जैकेट लेने के लिए आया था और यहाँ पे 3 लोग बाइक पे आए, नगला इमरती के, और उन्होंने आगे मेरे साथ मार पिटाई शुरू की और जबरन मुझे गाड़ी पे ले जाकर बिठा कर ले जा रहे थे और अपहरण करा उन्होंने मेरा। और मैंने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद वो भीड़ को देखकर तीनों भाग गए। उनमें सबसे पीछे आदमी जो बैठा था उसने तमंचा दिखाया और तमंचे से मुझे डराने की कोशिश करी, लेकिन वो भीड़ को देख के वहाँ से तीनों अपनी गाड़ी लेकर भाग गए। और इसके पीछे जो नगला इमरती के प्रधान हैं खलील अहमद, उन्होंने फैसला कराया था। इसके अपहरण के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। क्या पहले भी कोई किसी तरह की वो रंजिश है? हाँ, उनसे पहले हमारे बच्चों में, नाबालिग दोनों बच्चों में झगड़ा हुआ था, तो उसके बीच में समझौता हो गया था चौकी में। उसके बाद चौकी में समझौता हो गया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने आज फिर मुझे रुड़की में देख के मेरे ऊपर प्रधान जी ने हमला कराया, मुझे अपहरण करने की कोशिश की। चंपावत के पार्टी ब्लॉक के पनिया गांव में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे की देर रात त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते चाकू से गोदकर एक युवक खिलेश चंद्र की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुरुवार को पार्टी थाने के एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि बबलू सिंह मेहता और खिलेश चंद्र जोशी में बुधवार देर रात युवती को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बबलू सिंह मेहता ने चाकू निकालकर खिलेश चंद्र जोशी पे चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चाकू के हमले से खिलेश गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि आरोपी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हमें जो है शाम को जो है 112 में जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को जो है घायल कर दिया गया। मैं जो है तत्काल जो है मौके पर गया अपनी टीम के साथ। वहाँ पे एक व्यक्ति जो है सड़क पे जो है पड़ा हुआ था, खून से सना था। हमारे द्वारा जो है उसकी जो है शिनाख्त की। उसकी शिनाख्त जो है खिलेश चंद्र जोशी के नाम की हुई। तत्पश्चात 108 को मेरे द्वारा वहाँ मौके बुलाया। 108 से उसको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पार्टी भेजा गया। वहाँ जो है उसको जो है मृत घोषित कर दिया गया था। मृत घोषित करने के बाद उसकी जो है पंचायतनामे की कार्रवाई की और तब मेरे द्वारा जो है अभियुक्त इसके द्वारा जो है मृत्यु वो जो है कन्याकुमारी निवासी है, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। उससे जो है उसकी निशानदेही पे उसके द्वारा जो है चाकू से जो है मृतक की जो है हत्या की थी, आला नकब भी जो है चाकू बरामद कर लिया गया। ये मामला जो है त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग जो है एक लड़की है, उससे जो है दोनों जो है ये प्यार करते थे। इसी बात की आपस में इनकी रंजिश थी। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम मंदिर में कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही अन्य धामों के कपाट खुलने की तारीखों का भी जल्द ही ऐलान हो जाएगा। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारों धामों में व्यवस्थाओं को लेकर इस बार सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है। 2023 की जो यात्रा हुई है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यात्रा हुई है और जो अनुमान है हर वर्ष यात्रा की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। आने वाले समय में ये करोड़ों की संख्या में ये यात्रा पहुंचेगी। अभी 56 लाख तक पहुंची है, तो उसके अनुरूप ही सारी जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, आवास की, परिवहन की, आने जाने की, पार्किंग की, पेयजल की, उन सब पर हम लोग एक फोकस कर रहे हैं और उसी के अनुरूप योजना बना रहे हैं। 4 धाम यात्रा में जो भी सहूलियतें हो सकती हैं, आने वाले यात्रियों को जो सुविधाएं मिल सकती हैं, उनकी यात्रा जिससे सरल हो, सुगम हो, वो सब काम हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को साय श्री वशिष्ठ के टर्नर रोड स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से
मुलाकात की और उनकी खुशी में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती पहचान ताकत की पहचान है। बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में, विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सहित 9 नामजद उपद्रवी के खिलाफ कुर्की का आदेश हुआ है। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने बताया कि फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में अलग अलग टीम्स लगी हुई हैं और पुलिस की कई टीम विभिन्न राज्यों में अब्दुल मलिक सहित फरार अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम कर रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव और आगजनी के दौरान नगर निगम और सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था। इसका आकलन करने के बाद नगर निगम ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नुकसान की भरपाई के लिए वसूली नोटिस जारी किया था। ये जो 9 लोग बचे हुए हैं जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है, इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू कर रहे हैं। बनभूलपुरा में बवाल और कर्फ्यू के चलते लगी पाबंदियों से स्कूली बच्चों को खासा परेशानियां हो रही है। प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले कई बच्चे सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। पाबंदी के चलते अधिकांश के बोर्ड प्रैक्टिकल छूट गए हैं। बनभूलपुरा राजपुरा क्षेत्र में करीब 1 दर्जन स्कूल्स बंद हैं। इनमें गृह परीक्षाएं होनी मुश्किल है। प्रभावित छात्र छात्राओं के लिए राहत की बात यह है कि उनके बोर्ड प्रैक्टिकल बाद में करवाए जाएंगे। वहीं प्रभावित क्षेत्र के सीबीएसई से संबंध स्कूलों की परीक्षा अलग से कराने को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रशासन से अनुरोध किया है। हमारी पूरी है। वर्तमान परिस्थिति में जिस एरिया के बच्चे हमारे अभी तक इस एरिया में रह रहे हैं वो अगर किसी बच्चे का प्रैक्टिकल अगर छूटा हुआ है तो रामनगर बोर्ड के माध्यम से पुनः उनकी डेट निर्धारित करते हुए उनके प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। वर्तमान में 16 तारीख से होम एग्जामिनेशन भी हमारा प्रारंभ हो रहा है। तब तक अगर परिस्थिति सामान्य नहीं होती है तो उन बच्चों की गृह परीक्षा भी कराए जाने का अलग से प्रबंध जो है किया जाए। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जॉन टीवी के साथ। नमस्कार।